हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से। हमने इतिहास शुरू किया है, इतिहास के अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी और उसके अलावा स्टैटिक, जीके, ये सारे पोर्शन भी हम देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमें खत्म करना है पूरा लूसेंट, तो हम पहले हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, साथ ही साथ में ज्योग्राफी वाला पोर्शन। हिस्ट्री में हमने दो पार्ट डिवाइड कर लिया, एक आपका प्राचीन भारत वाला जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है और जो एक आपका मॉडर्न वाला है आधुनिक भारत, वो पोर्शन। दोनों के आपको वीडियो अलग अलग मिल रहे होंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्राचीन वाले में आपके लिए एक खुशखबरी है कि बहुत ही जल्दी हमारा जो प्राचीन भारत वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होने वाला है। फिर मध्यकालीन और आपका आधुनिक वाला पोर्शन बचेगा। आधुनिक में भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी हम आपके ये इतिहास वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करा देंगे। फिर हम कंटिन्यू आपके एमसीक्यूज कराएंगे, मैराथन कराएंगे, तो आप बने रहिएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। ये आपको जितने भी लेक्चर हैं लूसेंट से रिलेटेड, लूसेंट रिवीजन हो गया, मैराथन हो गया, ये सब आपको इस चैनल पे नहीं मिलेंगे। आपको एक दूसरा चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ ही साथ आपको कमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाना है, ज्वाइन करना है। क्योंकि ये जो है हमारा चैनल, इसमें आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलेंगे। हमने एक अलग से बना रखा है चैनल आपका ब्राह्मी एसएससी एग्जाम करके, अभी उसको बनाया है जिससे आपको वनडे एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें एक साथ हम प्रोवाइड कर पाए। वहां पे कंटिन्यू हम लाइव क्लासेस ले पाए, जिससे किसी और क्लास के साथ हमारा जो लूसेंट रिवीजन वाला क्लास है वो क्लैश ना करे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको लूसेंट वाले वीडियो सारे वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो चैनल ज्वाइन करने में, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, हम वहां पे अपने मैनेजमेंट टीम से बात कर लेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम उस चैनल पे लाइव तभी कर सकते हैं स्टार्ट जब एक नंबर ऑफ मतलब आपके सब्सक्राइबर ऐड हो जाए। तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, जिससे हम वहां पे लाइव स्टार्ट कर पाए। ठीक है, ये हमारा आधुनिक भारत का थर्ड लेक्चर है, दो और लेक्चर हम कर चुके हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया है बेसिक से कि कैसे मध्यकालीन में हमारा मुगल अंतिम चरण पे चल रहा था, और धीरे धीरे क्या होता है, आपके छोटे छोटे राज्य जो है वो स्वतंत्र होने लग जाते हैं ना, अपने आप को इंडिपेंडेंस करने लग, अपने आप को क्या घोषित कर लेते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूरोपियों का आगमन धीरे धीरे चालू होता है। यूरोपीय भारत क्यों आए? अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो जाता है कि भारत ही क्यों आ रहे थे, है ना, और इतनी सारी कंट्रीज जो हैं वो भारत क्यों आती हैं। फिर आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे करके पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब हम पूरी लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा, जो ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके रखिएगा अभी से, जिससे आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा इस टेस्ट में उसको 5000 का इनाम, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। बिल्कुल फ्री रहेगा ये टेस्ट, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, आज हमें बैकग्राउंड जानना है किसका, भारत में यूरोपीय कंपनी जो थी आपकी व्यापारिक कंपनी, उनका आगमन। याद रखिएगा, जितने भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, वो भारत में व्यापार करने आए थे। ठीक है ना, ट्रेड करने आए थे। मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, हमारे रिलायंस का दिया था, कि मान लीजिए हमारे रिलायंस है, मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी जाते हैं युगांडा, ठीक है, अफ्रीकन देश है, वहां जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, ट्रेड करने जाते हैं। वहां जो भी चीज हो रही है तो ये रहता है कि चलो वहां जाएंगे, वहां से सामान उठाएंगे, भारत लाएंगे, भारत में बेचेंगे। ये सिंपल एक फंडा होता है। और भारत की सरकार क्या करेगी, आपके मुकेश अंबानी जी को कहेगी, पावर दे देगी कि अगर वहां पे आप चाहें तो कब्जा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वहां पे लड़ाई करिएगा, मतलब लड़ाई वगैरह करके आप उनका जो इलाका है वो कब्जा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चला भी सकते हैं। अब जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं और उनको ये पावर रहती है कि आप शुरू में क्या, वो व्यापार करने तो आते हैं, लेकिन उनको ये भी पावर रहती है कि आप अपने व्यापार को बचाने के लिए किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनको ये पावर, मतलब ये चीज समझ में आती है कि हम कब्जा भी कर सकते हैं। कब्जा करने के बाद वो उसी इलाके में व्यापार भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ प्रशासन भी देख रहे होते हैं। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कैसे अंग्रेज जो कि व्यापार करने आई थी, जैसे हमारे अंबानी जी जाए व्यापार करने,
और एक पूरे कंट्री पे, पूरे देश पे कब्जा कर ले और अपना रूल चलाने लग जाए, है ना। युगांडा में बिल्कुल अंबानी जी का क्या शासन चलने लग जाए, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये आपको क्या करना है, रिलेट करते हुए चलना है कि कैसे आज के टाइम पे अगर ऐसा हो तो हम कैसे समझेंगे। अंग्रेजों के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज थी जो भारत आई थी, है ना, व्यापारिक कंपनी, जो ट्रेड कंपनीज थी भारत आई थी। तो एक तो आपको मिलेगी कौन सी, पुर्तगाली, ठीक है, पोर्तुगीज। तो सबसे पहले कौन आए थे, आपके पुर्तगाली आए थे, पोर्तुगीज आए थे। दूसरे नंबर पे आपके डच आए थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जाके आपके अंग्रेज आए थे। फिर चौथे नंबर पे जाके डेनिश आए थे, डेनिश। और पांचवें नंबर पे जाके आपके फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये फ्रेंच मतलब डेनिश, और ये आपके ब्रिटिशर्स हो गए, डच हो गए, और ये पोर्तुगीज हो गए। ये आपके भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम है। याद रखिएगा, ये क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, क्रम किस क्रम में आए थे। तो आपको वास्को डी गामा का नाम तो हमेशा याद रहता है कि सबसे पहले भारत पहुंचा था, है ना। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि उसके बाद डच आए थे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं। ये डच कहाँ की कंपनी थी, डेनिश कहाँ की थी, ये सब हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो ये मुद्दा आता है कि ऐसा अभी तक नहीं था क्या मध्यकालीन में या प्राचीन भारत में कि यूरोप से हमारा व्यापार नहीं चल रहा हो। ऐसा तो नहीं था। कनिष्क के टाइम पे हमने देखा कि चीन से लेकर यूरोप तक जो है वो रास्ता सिल्क रूट कनेक्टेड था। सिल्क रूट बाद में भी रहा होगा। व्यापार हमारा यूरोप तक चलता था, रोम तक चलता था, आपने ये भी देखा है। तो मतलब हमारा व्यापार तो चल रहा था। फिर दिक्कत कहाँ आती है, हम ये आधुनिक भारत में ये क्यों पढ़ना चालू करते हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत आई, है ना। इसके पहले भी क्योंकि व्यापार तो चल ही रहा था। तो ये समझ में आएगा आपको वर्ल्ड मैप से। ये हमारा यहाँ पे विश्व का क्या है, ये मानचित्र है। यहां से मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है। ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है। आपको भी पता है कि भारत में जैसे हो गया आपका सिल्क, और हो गया रेशम हो गया, है ना, उसके अलावा कॉटन हो गया, सूती कपड़े हो गया, मसाले हो गए, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कहाँ, यूरोप में। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप रास्ता देखेंगे, अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता है तो थोड़ी चीज समझिएगा। ये रहा आपका भारत, और भारत से हमें कहाँ जाना है, ये आपका यूरोप वाला इलाका है, ठीक है। यूरोप वाला इलाका जाने के लिए यहाँ से एक रास्ता जाता है, ठीक है। ये रास्ता जो जाता है यहाँ पे याद रखिएगा, ये रास्ता जो है यहाँ पे जब आपका मध्यकालीन होगा उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स जिसको बोलते हैं उनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। जब उनका कब्जा हो जाता है, यहाँ के मेन जो आपकी लोकेशन थी यूरोप जाने के लिए, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं थे, उस पर कब्जा कर लेते हैं, उस रास्ते पर। तो यहाँ के ये जो यूरोप वाले रहते हैं, यूरोप में आप देखेंगे, अगर आपको मैप नहीं पता है तो बस इतना समझ के चलिए कि यूरोप में सबसे पहले जो आपका आएगा वो कौन सा आता है, ये इटली वाला इलाका आता है, ठीक है। इटली में आपका एक जगह का नाम मिलेगा आपको वेनिस। और इधर साइड देखेंगे कि हमारे भारत की जस्ट बाद ये वाला जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है, अरब वाला इलाका। तो जो व्यापार था, जब ऑटोमन टर्क्स का कंट्रोल हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, तो यहाँ पे जो व्यापार है भारत और यूरोप के बीच कौन हैंडल करता है, यूरोप साइड से करते हैं इटली वाले, है ना, इटालियंस जो होते हैं, और यहाँ पे आपके अरब साइड से अरब वाले करते हैं। तो यहाँ पे और जो दूसरे आपकी कंट्रीज थी यूरोप की, इटली के अलावा, जैसे आप अभी पढ़ेंगे पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, अंग्रेजों वाला हो गया, ब्रिटिश हो गया, मतलब ब्रिटेन हो गया आपका। तो ये सारे जो हैं इनको बहुत ही ज्यादा महंगा सामान बेच रहे थे इटली वाले, क्योंकि वो अकेले हैंडल कर रहे थे ये रूट। अब आपको भी पता है कि मैं सामान कोई चीज बना रही हूं और कोई नहीं बना रहा है, तो मैं जितना चाहे उतना उसका दाम बढ़ाकर बेच सकती हूँ। सेम वही इटली वाले कर रहे थे। तो ये जो रास्ता था व्यापार वाला, एक साइड इटली वाले कंट्रोल कर रहे थे, एक साइड अरब वाले कर रहे थे। तो यहाँ यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज हैं, पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब परेशान हो गए। डिमांड तो थी, मसाले उन्हें चाहिए थे, सूती कपड़ा चाहिए था, रेशम कपड़ा चाहिए था, डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको बहुत महंगा भी पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, मतलब वहां की सरकार ने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं, हम दूसरा रास्ता खोजते हैं। ये रास्ता जो था किसके थ्रू था, लैंड के थ्रू। लैंड मतलब यहाँ पे स्थल वाला ये रास्ता था। अब इनको ये तो पता चल गया था पृथ्वी गोल है, तो अगर हम स्थल के थ्रू जा सकते हैं भारत तक, तो कहीं ना कहीं पानी से भी कनेक्टेड होगा।
तो पानी में समुद्री यात्रा के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है कि चलो आप जाओ और एक समुद्री जो आपका रास्ता है भारत पहुंचने के लिए उसकी खोज करो। तो सबसे पहले आपके स्पेन वाले, याद रखिएगा ये वाला जो आपकी कंट्री है यहाँ पे, ये है स्पेन। स्पेन की जो गवर्नमेंट है वो एक व्यक्ति को करती है हायर, या ऐसा कीजिए कि सपोर्ट करती है। क्या नाम रहता है उसका? उसका नाम रहता है कोलंबस। कोलंबस बहुत बड़ा जहाज लेके, अच्छा ये अच्छी बात थी कि उस टाइम पे बड़े बड़े जहाजों का आविष्कार हो गया था और कंपास जो है उसका आविष्कार हो गया था, जिससे यहाँ पे समुद्र में आपको दिशा का ज्ञान हो सके। तो कोलंबस एक बड़ा सा जहाज लेके निकलता है, उसको लगता है कि पृथ्वी गोल है तो हम सामने सामने जाएंगे तो यहाँ से घूम फिर के कहाँ पहुंच जाएंगे, भारत तो पहुंच ही जाएंगे। तो वो यहाँ से चालू करता है, सामने पहुंचता है और वो किसकी खोज कर देता है? अमेरिका की खोज कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कहाँ जाना है, वो सीधे सीधे जाता है और फिर यहाँ आपको अमेरिका मिलता है। तो कोलंबस क्या कर देता है? अमेरिका की खोज कर देता है। तो यहाँ पे फिर दूसरा जो है वो निकलता है, कौन सा व्यक्ति? यहाँ पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल से एक दूसरा व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, आप हिंदी में इसको पढ़ेंगे। वास्को डिगामा निकलता है अपने यहाँ से, पुर्तगाल से। अब ये क्या करता है? ये मदद लेता है यहाँ पे, ये यहाँ से चालू करता है और यहाँ पे आके, मतलब यहाँ पे ऐसे आते 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 यहाँ पे आता है बिल्कुल अफ्रीका के एंड पे, और वहां पे एक आदमी मिल जाता है, उसकी हेल्प से क्या करता है, ये भारत पहुंचता है। अगर उसको नहीं मिलता तो शायद वो भी भारत नहीं पहुंच पाता, लेकिन वास्को डी गामा को पहुंचना था भारत, तो एक व्यक्ति भी मिल जाता है जो उसकी हेल्प करता है। तो यहां से क्या करता है, फिर पहली बार वास्को डी गामा यूरोप से समुद्री रास्ता खोजने में सफल होता है भारत का। ठीक है, यहां पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1498 में। और आप ये बहुत बार पढ़ते आए हैं कि पहला यूरोपीय जो है वो पुर्तगाली, कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा। भारत पहुंचता है कलिकट बंदरगाह पे, ठीक है, 1498 में। तो ये चीज आप पढ़ते रहते हैं। अब ये देखिए, हम 1500 के बिल्कुल क्लोज जा रहे हैं, 1500 ईसा की बात कर रहे हैं, तब आपका वास्को डी गामा भारत पहुंचता है ना। मुगलों का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो मुगलों के टाइम पे इधर आपके ऊपर कौन चल रहे होंगे? मुगल चल रहे होंगे, और नीचे वाले इलाके में आपका यूरोपीय जो है वास्को डी गामा वो पहुंच जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे कोलंबस भी याद रखेगा कि फिर वो इधर जाता है, इसलिए अमेरिका की खोज कर देता है। यहाँ आपका वास्को डी गामा इस रास्ते से आता है भारत, और समुद्री जो आपका रास्ता है यूरोप से भारत पहुंचने का, उसकी खोज करता है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि थी। आप देखेंगे ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि अब दूसरे जो देश हैं इटली के अलावा, वो डिपेंडेंट नहीं थे इटली पे कि भाई तुम ही सामान मंगा के दो तभी हम उसका यूज कर पाएंगे। अब उनको ये पता चल गया था कि हम भारत जा सकते हैं और वहां से सामान लाके खुद अपने यहाँ बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यूरोप का मैप भी बनाया है, ऐड किया है। यूरोप का मैप इसलिए भी ऐड किया है जिससे आप लोकेशन जान पाए कि हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, यहाँ पे विश्व आपका जो मैप है, यहाँ पे हम इस वाले इलाके की बात करेंगे। मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं यही वाली हैं जो भारत आती हैं। सबसे पहले आपको देखना है ये पुर्तगाल। देखिए ये आपका समुद्री इलाका इतना बड़ा है पुर्तगाल का, ये रहा पुर्तगाल। उसके बगल में रहा स्पेन, जो स्पेन से कोलंबस निकला था, ये रहा आपका स्पेन। उसके ऊपर आप इतना बड़ा इलाका देखेंगे किसका? फ्रांस का। अपने यहाँ फ्रांस सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आते हैं। ये रहा आपका नीदरलैंड, याद रखिएगा नीदरलैंड जो है ये डच वाले आपके नीदरलैंड के थे। और यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है, डेनिश जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो डेनमार्क कंट्री के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डेनमार्क वाले डेनिश थे। तो और ये जो आपका ये सबसे बड़ा सा दिख रहा है ये यूके, ये यूके हो गया आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आपकी 4 कंट्री आपको याद रखनी है। पुर्तगाल हो गया, ठीक है, उसके अलावा कौन सा हो गया? डच हो गया, अंग्रेज हो गया, ब्रिटेन हो गया, फिर उसके बाद आपका डेनिश हो गया, और ये फ्रांस हो गया। ये कंट्री आती है भारत। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आज 2 जो यूरोपीय कंट्री हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक तो है पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आते हैं डच, उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली में आपको मैंने बता ही दिया कि कौन आता है। वास्को डी गामा 1498 में पहुंचेगा, कहाँ पे? कलिकट बंदरगाह पे। ठीक है, और ये भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ओशियन की तरफ से आने का एक पहला वो जो ऑप्शन है
वो पता करता है आपका वास्को डी गामा। ठीक है, अभी तक लैंड बाउंड्री जो है वो सिर्फ पता रहती थी। फिर यहाँ पे वास्को डी गामा को गुजराती व्यक्ति अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था, तो ये याद रखिएगा क्योंकि अब लूसेंट में ये नाम ऐड कर दिया है तो पूछे जाने की संभावना है। अब्दुल नाम रहता है जो वास्को डी गामा की हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, बस मैं आपको बता दूं कि ये 1498 मतलब 1500 के आसपास आ गया भारत। उसके बाद जब वापस गया तो ऐसा माना जाता है कि अपनी पूरी शिप में जितना भी सामान लेके गया था वास्को डी गामा, उसको बहुत ही ऊंचे रेट में जाके उसने बेचा, और बेचने के बाद अपना पूरा आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब निकाल दिया, तो भी उसको 60 गुना का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो बिल्कुल खुश हो गया कि अब इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ इतना खर्चा करने के बाद, तो सोचो कितना अच्छा है। तो फिर वो वापस से क्या करता है, भारत आता है। और 1505 में आप देखेंगे कि फिर पुर्तगाली जो गवर्नमेंट है वो अपना वायसराय वगैरह भेजना चालू करेगी। तो पहला पुर्तगाली वायसराय जो था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब अल्मीडा से बस याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अल्मीडा भारत पहुंचता है पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए हम यहाँ 1500 की बात कर रहे हैं, अंग्रेज कब आएंगे, वो 1600 के बाद आना चालू करेंगे। मतलब 100 सालों का जो टाइम है उसमें एक छत्र राज्य किसका चल रहा होता है, पुर्तगालियों का। मतलब ओशियन की बात करें, समुद्र में एक छत्र राज चल रहा होता है। शुरुआत होती है 1505 से, जब आपका अल्मीडा भारत आता है। वो एक पॉलिसी जो है वो पेश करता है जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति कहते हैं। ब्लू वाटर मतलब आप नीला पानी भी कर सकते हैं उसको, अगर हिंदी में आ गया ट्रांसलेशन कि नीला पानी जो पॉलिसी है, नीति है, वो किसने पेश की थी, याद रखिएगा अल्मीडा ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो ये भी याद रखना है। कब आया था, तो उसका ईयर 1505 भी याद रखना है, 1505 ईसा में आया था। ठीक है, 5 का हमेशा हम क्या बनाते हैं, पंच बनाते हैं। तो अल्मीडा ने भारत पर वायसराय बन के पहला पंच दिया था। ठीक है, ब्लू वाटर नीति क्या थी कि मतलब पानी में हमारा ही कंट्रोल रहे, पुर्तगालियों का कंट्रोल रहे, इसलिए स्पेशली हम अरब सागर की बात करें तो यहाँ पे ब्लू वाटर नीति लेके आता है कि ठीक है लैंड वाले में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या थे, ये व्यापारी थे, तो इनको ये लग रहा था कि पानी वाले एरिया में हमारी नेवी अच्छी है ना, तो नेवी अच्छी है तो हम पानी वाले एरिया में कंट्रोल कर लेते हैं जिससे हमारा व्यापार अच्छे से चलता रहे। इसके अलावा कोई और कंट्री अगर आती है व्यापार करने तो हम उसको भी अपने रास्ते से हटा सके। तो यहाँ पे ब्लू वाटर नीति ये पेश करता है, याद रखिएगा अल्मीडा नाम रहता है। दूसरा जो आपका गवर्नर आएगा वो है 1510 में, 5 साल बाद आएगा, कौन है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये हिंदी में आपको अल्बुकर्क मिलेगा और इंग्लिश में अल्बुकर्की अगर आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा सेम ही है। अल्बुकर्क जो होता है ये पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, किस चीज का, पुर्तगालियों का भारत में। ये क्या करता है, यहाँ पे आपको बीजापुर पढ़ेंगे, मध्यकालीन में आप पढ़ेंगे, बीजापुर जो राज्य रहता है उसका शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह बस से आप रिलेट कर सकते हैं, आदिल शाह उसका राजा रहेगा। उससे क्या करता है, गोवा जीत लेता है। और आपको पता है कि आपका जो गोवा है वो कितने लंबे टाइम तक पुर्तगालियों के कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पे गोवा कब जीता था, 1510 में, याद रखिएगा, ईयर याद रखना है आपको, क्योंकि ये पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा गोवा जो है पुर्तगालियों के कंट्रोल में कब आया था, 1510 में। ठीक है, और जीता किसने था, तो अल्बुकर्की या अल्बुकर्क का नाम ही भी याद रखना है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी इसको मानते हैं क्योंकि इसने लैंड एरिया कब्जा करना चालू किया कि भैया अब हम फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम आए, सामान खरीदा, अपने रखा और सिर्फ जहाज से चले गए। एक फैक्ट्री बना लेते हैं, मतलब एक कोठी टाइप की बना लेते हैं, वहां खरीद खरीद के सामान रखते जाएंगे और आराम से व्यापार करते जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, लैंड एरिया कैप्चर करना चालू करते हैं। तो गोवा सबसे पहले इन्होंने जीता। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो व्यापारिक कोठी थी, पहली जो फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं कोचीन में। अच्छा, कोचीन केरल वाला जो इलाका है, वास्को डी गामा आपको वहीं पे पहुंचता है। फिर आपके पुर्तगाली गवर्नर जो है उसी वाले इलाके में आते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे, ये जैसे मैप हुआ, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये केरल वाला इलाका हुआ, तो यहाँ पे कोचीन, कलिकट, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चालू कर दी। तो ये वाला जो इलाका था, ये वाला कोस्टल इलाका जो आपका समुद्री कोस्टल इलाका था, तटीय क्षेत्र केरल का, वहां पे धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया पुर्तगालों ने। अब आप देखेंगे कि फिर यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर आपको कौन सा मिलेगा, गोवा मिलेगा। तो
यहाँ पे गोवा वाले इलाके में भी क्या किया इन्होंने, कब्जा कर लिया। और इनका फोकस क्या रहता था, इनका फोकस रहता था कि हमारा जो ये कोस्टल वाला इलाका है हम उस वाले इलाके पे क्या कर ले, कैप्चर कर ले, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो है वो इसी रास्ते से आएगा, तो हम यहाँ वाला कंट्रोल करें पूरा का पूरा व्यापार। एक चीज आप उसमें और देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, उसमें ऐसे फरमान टाइप का रहता है कि आपको कार्टेज सिस्टम इसको बोलते हैं, पुर्तगाली जारी करते हैं अगर किसी को भी व्यापार करना है इस इलाके में, और बल्कि वो फैला लेते हैं इंडोनेशिया तक कि अगर आपको इस इलाके में क्या करना है, व्यापार करना है, तो हमारा वो आपका फरमान होना जरूरी है, नहीं होगा तो हम आपको इस शिप को जाने नहीं देंगे, कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा मान के चल दिए आप कि 1500 से 1600 तक 100 सालों तक हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो है अकेले एक छत्र उनका राज्य रहता है, इस वाले पानी वाले इलाके में आराम से व्यापार कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा लूटपाट भी मचाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब अंग्रेज आते हैं और मुगल दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करने दो सूरत में, तो राजा मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उस टाइम पे आपके जो पुर्तगाली रहते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर रहते हैं, तो कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता, स्पेशली यहाँ इस पानी वाले इलाके में। यहाँ तक कि मुगल जो थे अकबर के टाइम पे भी मुगलों ने भी, क्योंकि व्यापार तो उनका भी चल रहा था, तो मुगलों ने भी एक्सेप्ट कर रखा था कि ठीक है भाई, पुर्तगाली जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं पानी वाला इलाका, क्योंकि इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। व्यापारिक जो आपकी वो नाव होती थी, शिप होती थी बड़ी बड़ी, उनके साथ साथ जो आपकी मिलिट्री वाली शिप होती थी, है ना, नेवी होती थी, वो भी वो साथ में ही रखते थे, बिल्कुल सारा तामझाम करके, जिससे अगर कोई हमला भी करता है तो हम तुरंत बिल्कुल वहीं पे युद्ध चालू कर दें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी पुर्तगालियों की, इसलिए 100 साल तक आप देखेंगे उन्होंने आराम से अपना व्यापार किया। उसके बाद धीरे धीरे आपकी दूसरी कंट्री जैसे डच हो गया, अंग्रेज हो गए, ये आना भारत चालू करते हैं, ठीक है। दूसरी जो है सन थोमे, चेन्नई वाले इलाके में है, दक्षिण पूर्वी, मतलब इधर वाले इलाके में बहुत सारा एरिया जो है पुर्तगालियों ने कैप्चर किया। जैसे आप देखेंगे गोवा के अलावा आप नाम पढ़ेंगे दमन का, दीव का, नागर हवेली का, ठीक है। आपको भी पता है कि ये सारे जो प्लेसेस थे, दमन दीव, ये सब किसने कैप्चर कर रखे थे? पुर्तगालियों ने कैप्चर कर रखे थे। तो ये वाला इलाका यहाँ से लेके ये आपका गोवा हो गया, नीचे आपका कोचीन वाला इलाका हो गया, ये सब आपके पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। तो इधर वाली जो आपकी मेन फैक्ट्री थी, पहली जगह जहां पे एस्टेब्लिश करते हैं वो है कोचीन। आपको ये याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये याद रखना है कि हम अगर इस वाले इलाके की बात करें, दक्षिण पूर्व वाले इलाके की बात करें, तो वहां पे आपको एक पुर्तगालियों की बस्ती मिलेगी, वो है सन थोमे। यहाँ पे कहाँ पे है? चेन्नई वाले इलाके में, ठीक है। कोचीन वैसे भी आपको याद रहेगा क्योंकि आप कोचीन शुरू से पढ़ेंगे, कलिकट, कोचीन, जहां पे पुर्तगाली आए थे। तो ये हो गया, गोवा कंट्रोल करते हैं, ये आपको याद ही रहेगा। 1510 में करते हैं, वो भी अल्बुकर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क थोड़ा एक दो बार नाम आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, अल्बुकर्क। और एक है अल्मीडा। तो अल्मीडा जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ यहाँ पे प्रथम पुर्तगाली याद रखना है और इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना है। अल्बुकर्क के बारे में क्या याद रखना है? वास्तविक संस्थापक, गोवा को क्योंकि कैप्चर किया, ठीक है। ये हो गया आपके पुर्तगालियों से रिलेटेड। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आते हैं आपके डच। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, पुर्तगालियों की बहुत लंबी अभी लिस्ट मिलेगी आपको, लेकिन लूसेंट में इतना ही है तो हम इतना ही अपने आप को फोकस करके चलेंगे। दूसरे हैं आपके डच, पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे, लेकिन डच आते कब हैं? आप देखेंगे 1600 बिल्कुल जब आने वाला रहता है तब आते हैं। 100 साल तक आराम से पुर्तगाली अपना एक छत्र व्यापार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो भी आपका आता है कार्नेलियन हाउटमैन, लेकिन ये कहाँ पे जाता है? सुमात्रा, इंडोनेशिया वाले इलाके में जाता है, ठीक है। डचों की पहली व्यापारिक कोठी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अब चाहे वो एसएससी की बात करें, वनडे एग्जाम्स की बात करें, यहाँ तक कि एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली व्यापारिक कोठी जो थी, फैक्ट्री जो थी, कहाँ स्टैब्लिश की? सूरत और पश्चिम वाले इलाके में जो आपके अंग्रेज थे उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में आती है, 1600 हम क्रॉस कर चुके हैं, 1605 में आती है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। मतलब पहली फैक्ट्री याद रखिएगा इधर साइड आएगी, इधर नहीं आएगी क्योंकि इधर तो पुर्तगालियों का कब्जा है अच्छा खासा। तो यहाँ पे कहाँ पे करते हैं? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम, मसूली का आप कर सकते हैं वसूली,
डचों ने मसूलीपट्टनम में ही क्यों एस्टेब्लिश की, जिससे पुर्तगाली जो आपके व्यापारी हैं वो क्या कर पाए, वसूली नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए मसूली आपको यहाँ पे रिलेट करना है, मसूलीपट्टनम में डच आते हैं। ठीक है, डच मैंने आपको बताया कौन सी कंट्री, नीदरलैंड। नीदरलैंड वाला मैंने आपको एरिया भी बता दिया, यूरोप की ही कंट्री रहते हैं, छोटे छोटे आपके देश रहते हैं, ये ज्यादा बड़े देश नहीं है। ठीक है, दूसरी व्यापारिक कोठी आपकी पुलिकट आंध्र प्रदेश, ये भी उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगी पुलिकट में। तो वसूली नहीं कर पाते हैं तो आपके डच कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। दूसरी व्यापारिक कोठी जो है पुलिकट आंध्र प्रदेश। डचों ने पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, मतलब इंडस्ट्री, क्योंकि छोटा सा अगर औद्योगिक एरिया एस्टेब्लिश किया तो वहां पे फैक्ट्री में लोग रखना उन्होंने चालू किया। ठीक है, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कारखाना एस्टेब्लिश किया, ये भी याद रखिएगा, बिहार पटना 1632 में जाके इन्होंने क्या किया था, कारखाना एस्टेब्लिश किया। और आप बाद में देखेंगे चाहे वो आपके फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, सबने बंगाल बिहार वाला एरिया जो है वो कैप्चर किया फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पटना 1632 में, यहाँ पे किया इन्होंने एस्टेब्लिश। कोलाचेल का युद्ध जो है 1741 में जाके होता है, किसके किसके बीच, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और यहाँ पे डचों के मध्य। डच सेना इसमें हार जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे कोलाचेल, कोलाचेल मतलब ऐसा होता है ना, कोलाचेल, कोला चलो, ऐसे कुछ करके। तो कोला, ये मार्तंड वर्मा जो त्रावणकोर है केरल वाला इलाका है, तो केरल हम जाने की बात कर रहे हैं, तो आप कोलाचेल से कर सकते हैं केरल चेल या केरल चलो। केरल चलो जो है हम किसको बोल रहे हैं, डच वालों को बोल रहे हैं, और वो हार जाते हैं। तो ऐसा आप कुछ रिलेट कर लेंगे कि डच जो है उनकी एक लड़ाई है जो केरल चलो से रिलेटेड है, क्योंकि केरल वाले इलाके में वो जाते हैं, युद्ध करते हैं वहां के राजा से, मार्तंड वर्मा जो त्रावणकोर के रहते हैं, और फिर हार भी जाते हैं। केरल चलो किसने बोला था, डचों ने बोला था, बस इतना याद रखिएगा। ईयर वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेदरा का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदरा का ये युद्ध जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये होता है 1759 में। एक तो आप ईयर भी जरूर याद रखिएगा, ईयर भी पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे होता है ये डच और अंग्रेजों के मध्य, डच और ब्रिटिशर्स के मध्य होता है, जिसमें आपके अंग्रेज जीत जाते हैं, और यहीं से डच की पावर जो है वो खत्म हो जाती है भारत में। मतलब इनका कहां से कहां तक रहता है, 1500 या 1605 से देखेंगे, 1605 से लेकर आपका 1759, ठीक है, 1759 तक ये जाते हैं। बस इतना ही टाइम है जब वो भारत में रहते हैं। उसके बाद वो भारत में उनका मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो व्यापार वगैरह है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ये खत्म ही हो जाता है, क्योंकि फिर आप देखेंगे अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे पूरे भारत में, फिर उन्हीं की चलेगी। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मैंने बताई, एक क्या बताया, एक मैंने आपको बताया पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, पुर्तगाली जो है, पोर्तुगीज जो है कब आते हैं, 1498 में। यहाँ पे आपको वास्को डिगामा का नाम याद रखना है, वास्को डिगामा। 1505 पंच मारता है कौन, ये सबसे पहले आता है आपका अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा नाम याद रखना है। 1510 में कौन आता है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क आता है, अल्बुकर्की आता है। अल्मीडा का आपको क्या याद रखना है, अल्मीडा ने क्या किया था, ये पहला वायसराय रहता है। वायसराय रहता है किसका, पुर्तगाल का, पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली वायसराय। और ये अल्बुकर्क जो रहता है, अच्छा ब्लू वाटर नीति भी इसकी है, ये भी याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी यही स्टार्ट करता है कि भाई पानी पे कब्जा करना चालू करो, हमारे अलावा कोई व्यापार ही नहीं कर पाए, अगर करे भी तो हम रेगुलेट करें उसको। ठीक है, अल्बुकर्क क्या करता है, गोवा जीतता है। ठीक है, इसको हम वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एरिया कैप्चर करना चालू करता है। ठीक है, आदिल शाह से जीतता है गोवा। इसके अलावा आप देखेंगे धीरे धीरे पुर्तगाली दमन दीव सारा इलाका कैप्चर करना चालू करेंगे। फैक्ट्री की बात करें, कोठी की बात करें, तो इनकी कोठी कहाँ रहेगी, कोचीन में, और कोचीन में ही इनका क्या रहता है, मेन एरिया भी रहता है, अपनी कैपिटल भी बना के रखते हैं, राजधानी। उसके बाद वो राजधानी अपनी गोवा शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कोचीन याद रखना है, सन थोमे मैंने बताया, एक ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाली के अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डच, हमने पढ़ा डच। डच कब आते हैं, तो ये आपको 1605 में जाके याद रखना है। फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम में, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मसूलीपट्टनम और दूसरी फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री है, सेकेंड वाली जो है वो कहाँ पे है, पुलिकट में। ठीक है, दोनों आपकी आंध्र प्रदेश है।
युद्ध करते हैं, कौन सा, केरल चलो, किससे करते हैं, त्रावणकोर के राजा से, हार जाते हैं। और जो आपको वेदरा का युद्ध है, वेदरा 1759, ये याद रखना है क्योंकि यहां से इनकी पावर जो है खत्म हो जाएगी भारत में, क्योंकि अंग्रेजों से हार जाएंगे। ठीक है, ये 759 जो है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। प्लासी का होगा, इसके बाद आपके बक्सर का होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। तो आस ही पास है इनके साल, तो एक दूसरे से आप रिलेट करके याद करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पुर्तगाल और किसके बारे में हमने पढ़ा, डचों के बारे में पढ़ा। अभी हमारे आएंगे अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। पहले हम पूरी व्यापारिक कंट्रीज, व्यापारिक जितने भी आपके देश हैं उस टाइम पे जो भी आए उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर अंग्रेजों के बारे में चालू करेंगे कि अंग्रेज कैसे कैसे अलग अलग युद्ध से एरिया कैप्चर करना चालू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपको सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम ब्राह्मी एकेडमी आप जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो आपका चैनल है, ठीक है, चैनल है जो हमारा ब्राह्मी एसएससी एग्जाम, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा जिससे हम जल्दी से जल्दी वहां पे लाइव स्टार्ट कर पाए।